ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा अगला टॉपिक है ड्राफ्टिंग। क्लियर? सीएस प्रोफेशनल के अगर आप बात करते हैं तो सीएस प्रोफेशनल में आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक एक आता है दैट इज व्हाट? ड्राफ्टिंग, टैक्सेशन के बाद में। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप ड्राफ्टिंग की बात करें तो ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कंपनी में नोटिस को कैसे ड्राफ्ट करने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एमओए किस तरीके से बनाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस तरीके से बनाना है, या फिर आपकी कंपनी को बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ में कुछ एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, या फिर किसी और ट्रांजैक्शन में आपको एंटर करना पड़ता है। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीजों को ड्राफ्ट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इन चीजों को बनाया जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने कहीं पे भी एक इतनी सी भी गलती करी ड्राफ्टिंग में, छोटी सी सिली मिस्टेक्स भी अगर आपसे हो जाती है, तो ऐसे केस में ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। Are you getting the point? So, ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ड्राफ्टिंग करने का मतलब क्या होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि मतलब क्या होता है अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ड्राफ्टिंग करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो लॉ के बारे में पता है, जो कि आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा, जो कि आपने सीएस प्रोफेशनल में भी कुछ चीजों में आप पढ़ने वाले हैं, तो जो लॉ आपको पता है एंड आपको जो कंपनी ने कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया होगा, कुछ लॉज एंड कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको जो चीजों को पता है, उन चीजों को जब आप लैंग्वेज फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं तो इस चीज को नाम दिया जाता है क्या करना? ड्राफ्टिंग करना। क्या करते हैं? लॉज को एंड फैक्ट्स को आप एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और जब आप इस चीज को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरी चीज को नाम दिया जाता है क्या करना? ड्राफ्टिंग करना। बराबर है? नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप ड्राफ्टिंग करने की बात करें, आपने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ तो भी लेटर लिखा, इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्टिंग। राइट? अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपने कंपनी में मीटिंग की मिनट्स बनाई, इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्टिंग। सिंपल सी चीज है। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं एंड कुछ फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उस लैंग्वेज को आपने क्या कर दिया? प्रेजेंट कर दिया। अगर आपने ऐसा किया तो उस चीज को नाम दिया जाएगा क्या करना? ड्राफ्ट करना। वेरी सिंपल, राइट? नाउ द पॉइंट इज, what is the need of drafting? Not exactly of drafting, but need of knowledge of drafting. आपको ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना क्यों जरूरी है? बीइंग अ सीएस, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आप खुद सोचिए। सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करती है दिन भर में, साल भर में और पूरी जिंदगी भर में। तो ऐसे केस में कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखें, डिपार्टमेंट वाइज उन डॉक्यूमेंट्स को आप मैनेज करके रखें। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी के बिहाफ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को आपको खुद को एंटर करना पड़ेगा, लेकिन आप जानते ही नहीं कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से किया जाता है। क्या आप डील्स को प्रॉपरली नेगोशिएट कर पाएंगे? आंसर इज नो। सो अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंटल वाइज प्रॉपर तरीके से अरेंज करें तो इसके लिए ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं है कि कौन सा सेल डीड है या कौन सा आपका कोई और एग्रीमेंट है या कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये आपको पता ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन क्या बनाया है मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिख के दिया है क्या नहीं लिख के दिया है, उसकी रिपोर्ट समझ में नहीं आएगी। इन द सेम वे, अगर एक कंपनी सेक्रेटरी को प्रॉपर तरीके से ड्राफ्टिंग के बारे में पता नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स को क्या नहीं कर पाएगा? मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से कि अगर आपको किसी दूसरे बंदे से लीगल कंसल्टेशन लेना हो तो इसके लिए भी आपको ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना जरूरी है, वरना हो सकता है कि आज के इस कलयुग में आपको कोई भी बेवकूफ बना दे।
सिंपल सी बात है, आपको कोई चीज के बारे में नहीं पता है कि लॉ क्या कहता है, लैंग्वेज क्या कहती है, या फिर आपका फैक्ट्स क्या कहते हैं, और आप किसी के पास में गए, जाके आपने बोला सर मुझे इसके बारे में लीगल कंसल्टेशन चाहिए। सामने वाले बंदे ने बोला अच्छा ऐसा है, ओके मैं बताता हूं, देखिए ये जो आपका केस है ये बहुत भारी वाला केस है, इस केस के हिसाब से आपके ऊपर कम से कम 5 लाख की पेनल्टी लगेगी, अगर आप चाहते कि ऐसा ना हो तो मैं आपसे कम से कम 2 लाख रुपए लूंगा, और एनीथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे केस में अगर आपको ड्राफ्टिंग का नॉलेज नहीं है तो आप आराम से बेवकूफ बन सकते हैं, इसीलिए आपको ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, अगर आप अपने दिमाग की चीजों को, जो चीजें आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालना चाहते हैं व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी आपको कौन से पॉइंट्स को वहां पे रखना है, किस तरीके से रखना है, ये सारी चीजें आप तभी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे जब आपको ड्राफ्टिंग करने का नॉलेज होगा। अगर आपको ड्राफ्टिंग करने का नॉलेज नहीं रहा तो ऐसे केस में आपके लिए कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप ड्राफ्टिंग की बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग की बात करते टाइम पे आपको लॉ के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको फैक्ट्स के बारे में भी पूरा नॉलेज होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले लोग कौन है, किन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या फिर आपको लैंग्वेज के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कौन सी चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज में आप थोड़े से भी कम है तो आपका जो एग्रीमेंट है वो शायद आपकी नीड के हिसाब से ना बन पाए। Are you getting the point? So because of this reason, it is very much important कि आपको ड्राफ्टिंग करने का पूरा सही अच्छा नॉलेज हो। बराबर? अगर मैं ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है। सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने की बात करें तो उससे नाम दिया जाता है क्या करना, ड्राफ्टिंग करना। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ अगर मैं ड्राफ्टिंग के एक और पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एक और टर्म यहां पे यूज किया गया है जिसे नाम देते हैं कन्वेयंसिंग। क्या नाम देते हैं? कन्वेयंसिंग। कन्वेयंस करना, किसी को ट्रांसफर करना। ऑलरेडी आप ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव में आपने इस चीज के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। किसी एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप किसी दूसरे बंदे के पास में कन्वे कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एलियनेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर करते टाइम पे आपको जो यहां पे एग्रीमेंट बनाना पड़ा होगा या जो डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ा होगा, उस डॉक्यूमेंटेशन को नाम दिया जाता है कन्वेयंसिंग करना। क्या करना? कन्वेयंसिंग करना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं कन्वेंसिंग की बात करूं स्ट्रिक्ट सेंस में तो कहा गया है कि अगर आप किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर उसके अंदर के इंटरेस्ट को किसी एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो ट्रांसफर करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है उस ड्राफ्टिंग को नाम दिया जाएगा कन्वेंसिंग करना। क्या करना? कन्वेंसिंग करना। लेकिन अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं तो भैया चाहे प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल वाली हो या फिर प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल वाली हो, दोनों ही केसेस में इसको नाम दे दिया जाएगा क्या करना? कन्वेंस करना। इज दिस पॉइंट क्लियर? एकदम ध्यान से चीजों पे फोकस करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा आपको हर एक पर्टिकुलर वर्ड पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। स्ट्रिक्ट सेंस में बोला जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या उसके अंदर के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया उसे कन्वेंसिंग नाम दिया गया। लेकिन जर्नल सेंस में अगर आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर करने के लिए ऐसा कुछ किया तो उसे भी नाम दिया जाएगा क्या करना? कन्वेंसिंग करना। और कन्वेंसिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 205 ऑफ लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो सेक्शन नंबर 5 है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसमें भी कन्वेंसिंग के बारे में लिखा हुआ है।
यानी कि डिफाइन किया हुआ है। हमने कहा ड्राफ्टिंग के बारे में ऐसा कुछ डिफाइन किया हुआ नहीं है, लेकिन कन्वेंसिंग के बारे में ये चीज को यहां प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ड्राफ्टिंग की बात की जाए तो ये एक वाइडर टर्म है। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को आपने ड्राफ्ट किया, तो उसे ड्राफ्टिंग का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं कन्वेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैन आई से कि सारे के सारे ड्राफ्टिंग को आप कन्वेंसिंग नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक ड्राफ्टिंग से आप कोई एसेट जो है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे या उसके अंदर के इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर रहे। हमने कहा कि ड्राफ्टिंग का एक ऐसा पार्ट जिसको एग्जीक्यूट करके आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या उसके अंदर के इंटरेस्ट को एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर करने की बात की, तो उसे नाम दिया जाएगा क्या करना? कन्वेंसिंग करना। बराबर है? डन। उसके बाद में एक और टर्म यूज किया गया है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनेंगे। सो ड्राफ्टिंग जर्नल टर्म है, वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आपने ड्राफ्ट किया होगा उस हर डॉक्यूमेंट को आपने क्या नाम दिया? ड्राफ्टिंग। बराबर। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करके आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर किया, या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर किया, और या फिर उसके अंदर के इंटरेस्ट को एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर किया, उसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया होगा उसे आपने नाम क्या दिया? कन्वेंसिंग। यहां तक बात क्लियर हो गई? अगला पॉइंट, सर जब कन्विंसिंग करने की बात कर रहे हो, अभी तक हमने एक तरफा बात करी, ये बंदा दूसरे बंदे को कोई तो भी प्रॉपर्टी देने की बात कर रहा है। अरे भैया बदले में कुछ नहीं चाहिए क्या? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए क्या? अगर आप सामने वाले से पैसे लेने की बात कर रहे हो या फिर कंसिडरेशन लेने की बात कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको अपने इस कन्विंसिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। नाउ सर क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्विंसिंग? हमने कहा कन्विंसिंग एक तरफा हो रहा है, आपने अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले को दे दिया, बदले में कंसिडरेशन आया कि नहीं आया पता नहीं। लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी तो आपने क्लियरली कहा सर हम सामने वाले बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं सामने वाले को प्रॉपर्टी देने वाला हूं और सामने वाले ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे इस प्रॉपर्टी के बदले में कंसिडरेशन पे करने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये चीज यहां पे किया जाएगा। हमने कहा सबसे पहली बात, सबसे बड़ा टर्म दैट इज व्हाट? ड्राफ्टिंग। दूसरी बात, दूसरा टर्म दैट इज व्हाट? कन्वेंसिंग। तीसरी बात, तीसरा टर्म दैट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। ड्राफ्टिंग सबसे वाइडर टर्म है जिसमें कि सारी दुनिया आ जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट से एग्जीक्यूट किया गया होगा, हर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्राफ्टिंग करना। लेकिन जिस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करके आप एक प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे के पास में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे नाम क्या दिया जाएगा? कन्वेयंस करना। बराबर। और अगर उस पर्टिकुलर कन्वेंस में दोनों पार्टीज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस करती हैं तो उसे नाम क्या दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना। बराबर है। और वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जाए तो सीधी सी बात है कि आपका जो कन्वेयंस है, क्या है? कन्वेयंस। आपका जो कन्वेयंस है, इफ इट इज एनफोर्सिएबल बाय operation of law, if it is enforceable by operation of law, in that case it shall be called as contract as per Indian Contract Act 1872. is this point clear? done. चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। कुछ टर्म्स के बारे में हम यहां पे बात करते हैं। For example, what do you mean by documents?
डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? आपने कहा कि डॉक्यूमेंट को आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है, बराबर है। अब अगर नॉर्मल सेंस में बात की जाए, आपने कहा कि एक आपका पेज दिया हुआ है, आपने वो पेज को ड्राफ्ट किया, डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर दिया। लेकिन अगर लीगल सेंस में बात की जाए तो आपको यहां पे सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 18 ऑफ जर्नल क्लॉज एक्ट 1894 अमेंडेड इन 1897 में बताया गया है कि अगर आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, किसके बारे में? डॉक्यूमेंट के बारे में, तो डॉक्यूमेंट के बारे में कहा गया है दैट एनीथिंग which is written, which is expressed, which is in words or which is in any form on any substance, चाहे वो पेज पे लिखा हुआ है, चाहे वो बेंच पे लिखा हुआ है, चाहे वो किसी पंखे पे लिखा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज पे लिखा हुआ है, राइट? ध्यान से सुनेंगे। हमने कहा एनीथिंग विच इज रिटन, जो लिखा हुआ है या फिर एक्सप्रेस किया हुआ है या फिर लिथोग्राफ्ड है या फिर फोटोग्राफ्ड है, एनीथिंग, बराबर, ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, वो सारी चीजों को आप नाम क्या देंगे? डॉक्यूमेंट। लेकिन कब? जब अगर वो आपको कोई प्रूफ प्रोवाइड कर रहा हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हो या फिर वो आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिस पे कुछ भी लिखा हुआ है या फिर एक्सप्रेस किया हुआ है और वो चीज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर प्रूफ प्रोवाइड करता है या फिर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हो, तो इस चीज को नाम दिया जाएगा क्या? डॉक्यूमेंट, एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 18 ऑफ जर्नल क्लॉज एक्ट 1894। क्लियर है? ओके, देन द टर्म कम्स इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि आपने कहा ड्राफ्टिंग वाइडर है, फिर आपका कन्वेंसिंग है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इसी पर्टिकुलर तरीके से आपके 3 और चीजें हैं। एक है आपका जिसको आपने नाम दिया क्या? डॉक्यूमेंट। दूसरा है आपका जिसको आपने नाम दिया क्या? इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा है आपका जिसको आपने नाम दिया डीड। बराबर है? तो एक एक के बारे में बात करते हैं कि कौन सी चीज का मतलब क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। हमने कहा देखो भाई, सीधी सीधी बात है, कहीं पे भी किसी भी कोने में किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होगा जिससे कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, उसे नाम दिया जाएगा क्या? डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी पंखे पे लिखा हुआ है PSPO, समझ में आता है कि वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो पंखा है वो उस कंपनी का है, डॉक्यूमेंट है। कहीं किसी पेड़ पे लिखा हुआ है लैला लव्स मजनू और मजनू का कत्ल हो गया, बराबर, तो कहना इससे कि एज एन एविडेंस वो काम आ सकता है क्या? पेड़। तो पेड़ क्या है? डॉक्यूमेंट है। वेरी सिंपल। एनीथिंग विच इज रिटर्न और एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस लाइक एक वहां पे दिल बनाया हुआ अच्छे तरीके से, तीर निकाला हुआ है और बोला हुआ है क्या? लैला लव्स मजनू, बराबर, तो कुछ भी वहां पे हो सकता है। द पॉइंट इज, तो वो आपका पेड़ क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट। क्लियर है? ओके। नाउ हम उस पेड़ को इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं दे सकते। किसका नाम नहीं दे सकते? इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं दे सकते। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। कहा गया है अगर आप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपका सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 आपसे कहता है कि एनी डॉक्यूमेंट, क्या कहता है? एनी डॉक्यूमेंट जिससे कि आप किसी भी टाइप के राइट या फिर किसी लाइबिलिटी को, ध्यान से, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट जिससे आप कोई राइट या फिर लाइबिलिटी को या तो ऑल्टर करते हैं या तो एक्सप्रेस करते हैं या तो एक्सटेंड करते हैं या तो रिकॉर्ड करते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे
इंस्ट्रूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाएगा क्या? इंस्ट्रूमेंट। वेरी सिंपल। डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा टर्म था, बराबर है। आपने कोई भी चीज को कहीं पे भी लिखा जिससे कि इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे नाम दिया गया डॉक्यूमेंट। लेकिन वही डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाएगा अगर उससे कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई राइट या फिर कोई लाइबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन का राइट आप ऑल्टर कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं और एनीथिंग एल्स। अगर आप वो पेड़ की बात करें, लैला मजनू वाला, वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि लैला लव्स मजनू, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ मजनू का हो गया, देयर इज नो ट्रांसफर, बराबर है। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वहां पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया कि आज के बाद ये पेड़ तुम्हारा, राइट। और वो जो पेड़ है वो लैला का भी नहीं था, तो कोई राइट ही नहीं है वहां पे। सो द पॉइंट इज, आप हर एक डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे जिससे कि कोई राइट या फिर लाइबिलिटी जो है किसी भी पर्टिकुलर एसेट के अंदर वो ऑल्टर हो, तो ही उस चीज को क्या कहा जाएगा? इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। एंड उसके बाद आपका एक तीसरा टर्म आता है जिसका नाम है डीड, बराबर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ड्राफ्टिंग नाम के सब्जेक्ट में जो चीज आपको ड्राफ्ट करना सीखना है सबसे ज्यादा, वो है आपका डीड। कहीं पे आएगा सेल डीड, कहीं पे आएगा गिफ्ट डीड, कहीं पे आएगा मॉर्गेज डीड, कहीं पे आएगा लीज डीड, वगैरह वगैरह। तो डीड में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो नॉलेज नहीं रहा तो ऐसे केस में आपको दिक्कत जा सकती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। अगर हम डीड के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट को यहां डिफाइन किया गया है, इंस्ट्रूमेंट को यहां डिफाइन किया गया है, लेकिन डीड के बारे में कोई ऐसी ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं दी हुई। क्या कहा गया है? कहा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट है वो डीड कहलाएगा अगर इट इज इन राइटिंग। सबसे पहली बात, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी बात, साइंड होना चाहिए एंड सील्ड होना चाहिए। अगर कंपनी के बिहाफ पे साइन किया जा रहा है तो कंपनी का जो ऑथराइज्ड पर्सन रहेगा उस बंदे का वहां पे सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर सील रिक्वायर्ड है तो वहां पे क्या होनी चाहिए? सील होना चाहिए, ठप्पा होना चाहिए, बराबर है। एंड उसके बाद कहा गया है कि वो सामने वाले को डिलीवर्ड होना चाहिए, सामने वाले बंदे के पास पहुंच चुका होना चाहिए। अगर आपने कोई तो भी चीज को एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन सामने वाले को डिलीवर ही नहीं हुआ तो देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो डीड। उस चीज को क्या नहीं कहा जाएगा? डीड नहीं कहा जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ध्यान से वापस से हमने कहा सर, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे अगर उससे आप किसी भी टाइप के राइट या फिर कोई लाइबिलिटी को ऑल्टर कर रहे हो, सीधी बात। और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को डीड कहा जाएगा अगर वो राइटिंग में रहा, अगर वो साइंड रहा, अगर वो सील्ड रहा, और अगर वो सामने वाले बंदे को डिलीवर कर दिया गया होगा, वरना फिर ऐसा नहीं कहलाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये समझ में आया आपको? डन। तो इसे आप नाम देंगे क्या चीज? डीड। अब हम सीधा बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट ऑफ डीड्स। किसकी बात करते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ डीड। अगर मैं डीड के कंपोनेंट्स की बात करूं तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोला गया है कि डीड के अंदर टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है जिसे आप कहते हैं नॉन ऑपरेटिव पार्ट, दूसरा आपका होता है जिसे आप कहते हैं ऑपरेटिव पार्ट, और तीसरा आपका है जिसे आप कहते हैं फॉर्मल पार्ट। कौन सा? नॉन ऑपरेटिव,
दूसरा ऑपरेटिव और तीसरा फॉर्मल पार्ट। अगर आप बात करते हैं सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव पार्ट के बारे में, तो इसमें और 4 सब टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आपका आता है जिसे आप कहते हैं नेम ऑफ डीड। आपको बताना पड़ेगा कि जो चीज आप यहां पे बना रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रहे होंगे तो आप सेल डीड बनाएंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे होंगे तो आप मॉर्गेज डीड बनाएंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज को आउटसोर्स करने की बात कर रहे होंगे तो आप आउटसोर्सिंग की डीड बनाएंगे। आपको एक हेडिंग वहां पे देना पड़ेगा, क्या? नेम ऑफ द डीड। फॉर एग्जाम्पल, सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड वगैरह वगैरह। उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम प्रॉपरली उस चीज को ड्राफ्ट करेंगे तब। क्लियर है? अभी सिर्फ हम नाम समझ लेते हैं। दूसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेट एंड प्लेस। नॉर्मली ऐसा होता है कि कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारी डीड्स में जो डेट एंड प्लेस है वो आपको एंड में मिलेगा। जहां पे डीड आपकी खत्म हो जाती है वहां पे एंड में मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो डीड को स्टार्ट करते टाइम पे भी आप वहां पे बता सकते हैं कि कौन सी डेट को, कौन से दिन, कौन सी जगह पे, किस किस के बीच में इस चीज को क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। क्लियर है? डन। देन उसके बाद में तीसरी बात, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। आपको पार्टीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। क्या करना पड़ेगा? पार्टीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अरे भैया कौन सी पार्टीज हैं, कितनी पार्टीज हैं, 1 है, 2 है या 3 है? ठीक है, 1 पार्टी है, 2 पार्टी, मान लीजिए 2 पार्टी है। अगर 2 पार्टी है तो उनका नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी एज क्या है, किस पर्पस के लिए वो वहां पे डीड बना रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है वो कौन से बंदे के पास में है, आप वेंडर हैं या फिर आप परचेजर हैं, आप मॉर्गेजर हैं या फिर आप मॉर्गेजी हैं। ये सारी जो बातें आपको रहेंगी वो वहां पे क्लियर करनी पड़ेगी। क्लियर है? डन। देन उसके बाद में जो चौथा पॉइंट आता है दैट इज रिसाइटल। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज वेल एज अगर आप डीड को ड्राफ्ट करने की बात करें तो हर डीड के अंदर आपको रिसाइटल जो है वो देना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर रिसाइटल की बात करूं तो रिसाइटल आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है जिसे आप कहते हैं नैरेटिव रिसाइटल। कौन सा रिसाइटल? नैरेटिव रिसाइटल, जहां पे आप एक नरेशन प्रोवाइड करते हैं। आप कहते हैं कि देखिए ये एक पार्टी है, इस पार्टी के पास में ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी वो बेचना चाहता है। फिर बताते हैं कि ये एक और पार्टी है, ये पार्टी ये वाला काम करती है और इस वाले काम को करने के लिए उसे एक प्रॉपर्टी की जरूरत है जिससे कि वो परचेज करना चाहता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बराबर? तो पार्टी कहां से आई, पार्टी करना क्या चाहती है, पार्टी परचेज करना चाहती है, पार्टी बेचना चाहती है, पार्टी के पास में प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब पार्टी के पास में प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है? अगर वो उसकी खुद की है तो क्या ऐसा है कि उसने ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और से कोई लोन लिया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है? ये सारी बातों को आपको वहां पे क्लियर आउट करना पड़ेगा। बराबर है? और वो करने के बाद में ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट, इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। कौन सा रिसाइटल? इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। हमने कहा कि आपने पहले बता दिया है कि पार्टी कौन है, पार्टी के पास में क्या चीज है और वो पार्टी उस चीज के साथ में क्या डील करना चाहती है। बराबर? अब आपको यहां इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस डीड। आपको बताना पड़ेगा कि अब हम दोनों पार्टीज जो हैं वो ये डीड को यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बराबर? उसका फॉर्मेशन कैसा होगा उसके बारे में हम देखेंगे जब हम प्रॉपर डीड को ड्राफ्ट करेंगे तब। अभी के लिए आपको एक बात बता दूं कि आपका जो रिसाइटल है वो शुरू होता है विद द वर्ड वेयर एज।
बराबर। अब पॉइंट ये है कि अगर आपको एक से ज्यादा रिसाइटल्स लिखने हो या फिर अगर आपको नैरेटिव के बाद में इंट्रोडक्टरी रिसाइटल लिखना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे वेयर एज, उसके बाद नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा ना करते हुए जैसे ही आपका पैराग्राफ कंप्लीट होगा आप वहां पे यूज करेंगे एंड वेयर एज। क्या यूज करेंगे? एंड वेयर एज। क्लियर है? तो ये जो आपका नॉन ऑपरेटिव पार्ट है वो इन 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अगले वाले सेशन में अबाउट ऑपरेटिव पार्ट एंड अबाउट फॉर्मल पार्ट। टिल देन, थैंक यू।